जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को जय हिंद। गुड आफ्टरनून, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। चलिए, तो आप सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल करता हूं इस सीपीसी के क्लास के अंदर। यानी यहाँ पर हमारा जो है वो है क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस और कॉम्प्रिहेंशन, या कॉम्प्रिहेंशन, पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट। इन तीनों चीज़ों को जो आपके लिए सरदर्द बना हुआ है, इस सरदर्द को हम पूरी तरीके से दूर करेंगे, निस्ते नाबूद करेंगे और उन हर चीज़ों को बारीक से समझने की कोशिश करेंगे जिससे आपका एग्जाम के अंदर रिजल्ट नहीं होता है। आपको एग्जाम में आ रही बाधाएं जो आती हैं उनसे निजात पाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। चलिए, तो आप सभी लोग का एक बार फिर से मैं जो है स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी लोगों को एक उम्मीद बता रहा हूं, एक सभी लोगों के लिए एक जो है उम्मीद जताते हुए इस बात को मैं कह रहा हूं कि आप लोग घबराइए नहीं। जो आपका ये प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से दूर कर दिया गया है। आप सभी लोग के बारे में मैं जानता हूं कि आप सभी लोग कितना भी मैं कह दूं क्लोज टेस्ट लगाने को, कॉम्प्रिहेंशन लगाने को, आप नहीं लगाओगे। तो इसीलिए मैं खुद आ चुका हूं, है ना। और ये 50 आपको कॉम्प्रिहेंशन, 50 आपको क्लोज टेस्ट और 500 आपको पीक्यूआरएस मैं इस बैच के अंदर पूरी तरीके से कराऊंगा। ठीक है, तो आप अलग लेवल पर इस चीज को पढ़ने के बाद आप पहुंच जाएंगे और आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आप एसएससी सीजीएल का, सीपीओ का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, किसी का एग्जाम देते हैं तो आपको प्री के अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ क्लोज टेस्ट के, वो बन जाएंगे। पीक्यूआरएस के कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं, वो बन जाएंगे। और मेंस के अंदर कॉम्प्रिहेंशन आता है, ये आपका तैयार हो जाएगा। एयरफोर्स में कॉम्प्रिहेंशन आता है, वो बन जाएगा। नेवी में बनता है, वो आ जाएगा। मतलब हर एग्जाम के अंदर आप बढ़िया से परफॉर्मेंस करके आओगे। ये एक ऐसी चीज है कि चाहे आप बैंक की तैयारी करने वाले हो, डिफेंस की तैयारी करने वाले हो, एसएससी की तैयारी करने वाले हो, या किसी एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, हर किसी के एग्जाम में ही आता है। एनडीए में आता है, सीडीएस में आता है, एफकेट में आता है। तो ये चीज तो हमेशा आता ही है। इसीलिए आप लोग का सरदर्द था, सरदर्द की दवाई लेके आ गया हूं मैं। ठीक है, आइए यहां पर हम सबसे पहले पढ़ते हैं एक कॉम्प्रिहेंशन को, है ना। एक पैसेज है और उस पैसेज को देखेंगे। कह रहा है कि फ्रॉम 1600 टू 1757, 1757 यानी बैटल ऑफ प्लासी की बात कर रहा है ये। यानी सन 1600 को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और यहां पर पूरी तरीके सत्ता को स्थापित कर लेते 1757 के बैटल ऑफ प्लासी के अंदर। तो वही कह रहा है कि फ्रॉम 1600 टू 1757 द ईस्ट इंडिया कंपनीज रोल इन इंडिया। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल जो है भारत में, वॉज दैट, वह यह था, ऑफ अ ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, कि वो एक कंपनी थी जो ट्रेड करती थी, व्यापार करती थी, उसमें कॉपरेट करती थी, विच जो ब्रॉट लेके आए, गुड्स सामग्री को, और प्रीसियस मेटल्स यानी जो प्रीसियस यानी कीमती धातुएं, इनटू इंडिया, जो भारत में लेके आई। मतलब एक तरीके से सोना की बात कर रहा है ये। प्रीसियस मेटल सोना था, तो प्रीसियस मेटल्स इनटू इंडिया एंड एक्सचेंज, और एक्सचेंज किया। एक्सचेंज का मतलब है ये दे के ये लिया, यानी सोना दिया और जो है काली मिर्च ले लिया। एक्सचेंज देम फॉर इंडियन गुड्स, किसके लिए? तो भारतीय वस्तुओं के बदले में, है ना। लाइक जैसे टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल्स का मतलब होता है कपड़े, है ना, कपड़े। एंड स्पाइसेस, और मसाले, विच जो इट सोल्ड अब्रॉड, जिसको विदेशों के अंदर बेचा गया। इट्स प्रॉफिट्स, उसकी जो मुनाफे जो थे, केम, जो आए, प्राइमरली फ्रॉम द सेल ऑफ इंडियन गुड्स अब्रॉड, कि जो मतलब प्राथमिक रूप से कहां से आए? तो जो बेचे गए हैं उनसे। क्या बेचे गए? जो भारतीय कपड़े, भारतीय सामान जो थे जो विदेशों में बेचे गए। नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से, इट ट्राइड कॉन्स्टेंटली, या निरंतर इस बात का प्रयास किया गया, इस चीज को किया गया, टू ओपन, खोलना, न्यू मार्केट्स, नए बाजार, फॉर इंडियन गुड्स, भारतीय वस्तुओं के लिए। कहां पर? तो इन ब्रिटेन। मैं अगर इसको और ढंग से बताऊं, और बढ़िया से बताऊं, तो मैं ये कहूंगा कि ब्रिटेन के अंदर जो भारतीय सामान है उनके लिए पूरी तरीके से कोशिश किया गया कि खोल दिया जाए एक बड़ा सा मार्केट्स, न्यू मार्केट, एक मार्केट नहीं, मार्केट्स, बहुत सारे मार्केट्स को। कहां पर? तो ब्रिटेन के अंदर। एंड और अदर कंट्रीज, की जो अन्य देश हैं, देयर बाई, इसलिए इट इंक्रीज्ड, उन्होंने बढ़ा दिया, द एक्सपोर्ट ऑफ
इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, कि जो भारतीय मैन्युफैक्चरर्स है उनके एक्सपोर्ट को, एक्सपोर्ट का मतलब होता है भारत से किसी दूसरे देश में भेजा गया तो इसे हम एक्सपोर्ट कहेंगे, दूसरे देश से भारत में लाया गया तो उसे हम इंपोर्ट कहेंगे, कि जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं तो उनके एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया जाए। एंड दस, और इसलिए इनकरेज किया गया दियर प्रोडक्शन को, और उनके प्रोडक्शन को पूरी तरीके से प्रोत्साहन दिया गया, इनकरेज किया गया, बढ़ोतरी दिया गया। दिस इज द रीजन, यह जो एक रीजन है वाई इंडियन रूलर्स, कि क्यों भारतीय राजाएं टॉलरेटेड, बर्दाश्त किए, एंड इवन और यहां तक इंकरेज किए कि द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनीज फैक्ट्रीज इन इंडिया, कि जो एस्टैब्लिशमेंट है किसका, तो कंपनी के फैक्ट्रीज। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के अंदर जितने अंग्रेज आए उन्होंने जहां जहां पर अपनी फैक्ट्री बनाई, मतलब वो जो किला लेके और वहां पर जो चारों तरफ से ऊंची मोटी दीवार लगा देते थे उसको फैक्ट्री कहते थे, है ना। आप सभी लोग जानते हैं चेन्नई नामक गांव खरीद के और सबसे पहले चेन्नई के अंदर अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री डाली। फिर उसके बाद देखोगे तो यहां पर मतलब प्रिंस चार्ल्स की सेकंड हुई, दहेज में बॉम्बे मिल गया तो वो मिल गया। बंगाल के अंदर जो देखोगे तो पूरी तरीके से गांव खरीद के और वहां पर फैक्ट्री बना ली। तो वही चीज कह रहा है कि इसीलिए जो भारतीय राजा थे उन्होंने इस चीज को बर्दाश्त किया, टॉलरेट किया। क्या किया? टॉलरेट किया, और एक तरीके से इनकरेज तक किया क्या करने को, स्टैब्लिश करो, स्टैब्लिशमेंट यहां पर करो कंपनी की फैक्ट्रीज को। कहां पर? इन इंडिया, भारत में। बट लेकिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत में, बहुत पहले जो शुरुआत थी, द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, कि जो मतलब ब्रिटेन के मैन्युफैक्चरर्स थे, वर जेलस, बहुत ज्यादा क्या थे? जेलस थे ऑफ द पॉपुलरिटी, यानी उनकी पॉपुलरिटी को लेके, है ना। यानी ये जलन है, बहुत ज्यादा जलते थे जो है पॉपुलरिटी को लेके। डेट की इंडिया टेक्सटाइल्स इंजॉयड इन ब्रिटेन, कि भारत के कपड़ों को ब्रिटेन में पसंद किया जाता है, उसको इंजॉय किया जाता है। इस बात से वो जो पॉपुलरिटी थी उससे जलते थे कौन? ब्रिटिशर्स। आगे ऑल ऑफ अ सडन, यानी ऑल ऑफ अ सडन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है अचानक से, यानी एक तरीके से मैं कहूं आपसे कि जो अचानक से है। ठीक, अब देखना यहां पर कि ऑल ऑफ अ सडन ड्रेस फैशंस, कि जो ड्रेस का जो फैशंस है चेंज हो गया, बदलता है भाई, तरीका तो बदलता है, कपड़े पहनने का तरीका बदल गया, तो ड्रेस फैशंस चेंज्ड, कि ड्रेस के फैशंस पूरी तरीके से चेंज्ड हो गए। एंड लाइट कॉटन टेक्सटाइल्स, और हल्के कॉटन के टेक्सटाइल्स बिगेन टू रिप्लेस, जिन्होंने इस चीज को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। द कोर्स वुलन्स, यानी जो कसे हुए वुलन्स थे, ऑफ द इंग्लिश, किसके? अंग्रेजों के। बिफोर, इसके पहले, द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवेल, यानी एक बड़े ही प्रसिद्ध नॉवेल के एक ऑथर हैं जिसका नाम है रॉबिन्सन जो है कॉर्सियो। जो रॉबिन्सन कॉर्सियो जो है वो इनके एक नॉवेल के फेमस राइटर हैं, जिन्होंने कंप्लेंट किया, शिकायत करी, दैट की इंडियन क्लोथ, यानी जो भारतीय कपड़े हैं, हैड क्रीप्ड इनटू आवर हाउसेस, वो हमारे घरों के अंदर घुस चुका है। आवर क्लोसेस्ट, यानी जो हमारे क्लोसेट्स हैं, यानी जो एक तरीके से अलमारी उलमारी जो हो गया ना वो, एंड बेड चैम्बर्स, और जो हमारे बेड के अंदर जो चेंबर बने होते हैं ना, जैसे कई बार बेड को उठाओगे तो नीचे सामान रखने वाला चेंबर होता है, तो बेड चेंबर्स, कॉटेन्स पर्दे, कुशन्स तकिए, चेयर्स जो कुर्सी, एंड द लास्ट बेड्स, लास्ट बेड्स का मतलब होता है कॉफिन वाला, जो अंतिम में जब आदमी मर जाता है तो उस लास्ट बेड्स की बात कर रहा है। देमसेल्व्स, अपने आप, वर नथिंग, ये नहीं हुआ है। बट जो कैलिकोज ऑफ द कैलिकोज और इंडियन स्टफ, कि जो उसके कैलिकोज हैं और इंडियन स्टफ, स्टफ्स का मतलब होता है कि जो कपड़ा, जो ठूस ठूस के, स्टफ का मतलब ठूसना, कि जो इंडियन, जो इंडिया के स्टफ्स हैं, यानी इंडिया के जो वस्तुएं हैं, द ब्रिटेन मैन्युफैक्चरर्स, कि जो द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर, कि जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स हैं, पुट प्रेशर, जिन्होंने दबाव दिया, ऑन दियर गवर्नमेंट, अपने सरकारों पर, अपने सरकार पर, टू रिस्ट्रिक्ट, प्रतिबंध करिए, एंड प्रोहिबिट, मना करिए, द सेल ऑफ इंडियन गुड्स इन इंग्लैंड, कि जो इंग्लैंड में जो सामान
बेचा जा रहा है उसके सेल को पूरी तरीके से रोक दीजिए, रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, प्रोहिबिट कर दीजिए। ऐसा प्रेशर बनाया कौन? ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने, कि जो ब्रिटेन के अंदर मैन्युफैक्चर करते थे उन्होंने अपने दबाव बनाया अपने सरकारों पर कि आप ऐसा काम करिए, बंद करिए। बाई 1720 यानी 1720 में आप देखोगे कि यही सब समय चल रहा था जब एक तरीके से इंडस्ट्री अपने चरम पर थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने चरम पर था, है ना। भारत के अंदर इंडस्ट्री पनप रही थी, विदेशों के अंदर इंडस्ट्री पनप रही थी, है ना। उसी बाद ये सारी चीजें की गई, है ना। 1769 के अंदर जो है रेवोल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। बाई 1720 यानी बाई मतलब क्या है? तक, यानी 1720 तक लॉज हैड बीन पास्ड, कि नियम पूरी तरीके से पास कर दिया। क्या नियम पास कर दिया? कि फॉरबिडिंग द वियर और यूज ऑफ प्रिंटेड और डाइड कॉटन क्लोथ, कि पूरी तरीके से फॉरबिड कर दिया, मना कर दिया पहनना या इस्तेमाल करना। क्या इस्तेमाल करना? कि या तो प्रिंटेड है यानी जो प्रिंट किया हुआ है, या डाई किया हुआ है कॉटन क्लोथ यानी कॉटन वाले कपड़े को। आगे देखो, इन 1760 में अ लेडी हैड टू पे, कि एक लेडी को पे करना पड़ा, भुगतान करना पड़ा एक फाइन के रूप में, जो कि कितना था? 200 यूरोस थे, रुपया थोड़े होगा। फॉर पॉजेसिंग, अधिकार में रखने के लिए, एन इंपोर्टेड, कि जो इंपोर्टेड, जो भारत से इंपोर्ट किया हुआ था, हैंडकरचीफ मतलब एक रुमाल, एक रुमाल तक नहीं रखने दिया इन अंग्रेजों ने। और हमने क्या क्या नहीं दिया है इनको, वही चीज है। मोर ओवर, ज्यादातर हैवी ड्यूटीज, कि बहुत ज्यादा ड्यूटी को वर इम्पोज्ड, थोप दिया गया ऑन द इंपोर्ट ऑफ प्लेन क्लोथ, कि जो सीधे सादे यानी सादे कपड़े जो थे उनके इंपोर्ट करने पर बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी, का मतलब होता है टैक्स, ड्यूटी कहते हैं हम लोग, जो दूसरे देश से, एक देश से दूसरे देश में जो कपड़े लाए जाते हैं या सामान लाया जाता है, वो जो टैक्स दिया जाता है उसको हम ड्यूटी कहते हैं। कि जैसे 50 रुपए का सामान है तो 50 रुपए ड्यूटी दो, मतलब 100 रुपए का। अब 100 रुपए का सामान हो गया, बेचोगे तो 150 में, तो 50 का फायदा चाहिए, तो 50 का सामान 150 में बेचाएगा कहां से? तो वही चीज कहता है कि हैवी ड्यूटी को जो है इंपोज कर दिया गया, कि जो भी इंपोर्ट कर रहा है प्लेन कपड़ों को दूसरे देश से। अदर यूरोपियन कंट्रीज, कि जो अन्य यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोप में बहुत सारे कंट्री हैं, फ्रांस भी है ना, इंग्लैंड भी है, ब्रिटेन भी है, अलग अलग। तो अदर यूरोपियन कंट्रीज एक्सेप्ट हॉलैंड, हॉलैंड को छोड़ के, ऑल्सो यहां वो भी आइदर प्रोहिबिटेड, कि उसने या तो प्रोहिबिट कर दिया द इंपोर्ट ऑफ इंडियन क्लोथ, कि जो भारतीय कपड़ों को, या इंपोज कर दिया हैवी इंपोर्ट ड्यूटी, कि या तो जैसे जो देखा जाए हॉलैंड को छोड़ दिया जाए तो बाकी के यूरोपियन कंट्री ने भी यही काम किया, या तो उन्होंने इंपोर्ट करने पर प्रतिबंध ही लगा दिया, या मान के चलो कि यह चीज दिखाता है कि नहीं आपने बंद किया है तो एक काम करो, इन बंद हम नहीं करते हैं, हम 50 रुपए के सामान पर 100 रुपए का टैक्स लगाते हैं, 200% टैक्स लगाओ इस पर। तो वो कर दिया क्या? कि इंपोज कर दिया हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज को। इन स्पाइट ऑफ दिस लॉ, इन नियमों के बावजूद, हाउएवर इंडियन सिल्क, भारतीय सिल्क, रेशम, कॉटन टेक्सटाइल्स की जो सूती कपड़े जो हैं, कॉटन वाले कपड़े हैं, स्टिल हेल्ड दियर ऑन इन फॉरेन मार्केट्स। इतना सब करने के बावजूद भी ब्लैक मार्केटिंग कैसे हो सकता है? बिहार में दारू बंद है, होम डिलीवरी होता है। वही बात कह रहा है यहां पर, कि जो विदेश के मार्केट के अंदर सिल्क के कपड़े, भारतीय सिल्क वाले और कॉटन वाले, सिल्क और कॉटन के जो कपड़े हैं वो अभी तक वहां पर अपना वर्चस्व बनाए रखे थे, अनटिल, जब तक नहीं क्या, द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। यानी 18th सेंचुरी, मिडिल 18th सेंचुरी का मतलब हो गया 1801 से लेके 1900 को हम, 1701 से लेके 1800 को हम क्या कहेंगे? 18th सेंचुरी, यानी 1750 तक की बात कर रहा है, कि 18th सेंचुरी के मध्य तक, व्हेन द इंग्लिश जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिगन, कि जब अंग्रेजी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की शुरुआत होती है, टू डेवलप, विकसित करने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, कि जो किसके आधार पर? तो नया, आधुनिक और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ शुरू किया गया। तो ये आपका एक क्लोज जो है कॉम्प्रिहेंशन था। ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशन बाबू आपको देखने को मिलेगा। पहले क्वेश्चन पर आइए,
क्वेश्चन कह रहा है कि द ईस्ट इंडिया कंपनी, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वॉज इनकरेजिंग, वो इनकरेज कर रही थी द एक्सपोर्ट को ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, बिकॉज जो ईस्ट इंडिया कंपनी इनकरेज कर रही थी एक्सपोर्ट करने के लिए इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, बिकॉज क्यों भाई ऐसा कर रही थी? इट वॉज अ फिलैंथ्रोपिक ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। क्या एक ये फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है मानव जाति से प्यार करने वाला, क्या इस कारण से वो कंपनी ऐसी थी? इसलिए इट वांटेड इंडियन मैन्युफैक्चरर्स टू प्रॉस्पर इन ट्रेड एंड कॉमर्स, कि क्या वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे चाहते थे कि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को धनवान करना, प्रॉस्पर करना, किस में? तो ट्रेड में और कॉमर्स में। क्या इसलिए वो कर रहे थे? तीसरा कह रहा है कि इट प्रॉफिटेड फ्रॉम द सेल ऑफ इंडियन गुड्स इन फॉरेन मार्केट्स। कहोगे सर मजा आ गया, सर देखते ही आंसर इसका बन गया। ये तो साफ साफ तौर पर कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनकरेज किया। क्यों किया? क्योंकि उनकी जो प्रॉफिटेड जो है, यानी प्रॉफिट आ रहा था कहां से? तो जो बेचे जा रहे थे इंडियन गुड्स को, कहां पर? विदेशी बाजारों के अंदर। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सी। कह रहा है कि इट फियर्ड, वे डरते थे, इंडियन किंग्स, भारतीय राजाओं से, हु वुड नॉट परमिट देम ट्रेड इन। ऐसे तो कोई बात की ही नहीं गई है, ऐसा तो बात इसके अंदर किया ही नहीं गया है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। उम्मीद है कि आपने इस चीज को समझा होगा। अगली चीजों पर आ जाइए एक बार। कह रहा है कि द पीपल ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लिश, कि जो लोग हैं इंग्लैंड के, यूज्ड इंडियन क्लोथ्स बिकॉज, जो मतलब एक तरीके से जो अंग्रेज हैं वो इस्तेमाल करते थे भारतीय कपड़ों को। क्यों इस्तेमाल करते थे? क्या उसका कारण था? दे लव्ड फॉरेन एंड इंपोर्टेड क्लोथ्स, कि वे इसलिए इसको पसंद करते थे क्योंकि वो मोहब्बत करते थे विदेशी और इंपोर्टेड कपड़ों से। क्या ऐसा था? द इंडियन टेक्सटाइल वॉज लाइट कॉटन, द इंडियन क्लोथ्स वर चीपर, द इंडियन क्लोथ्स कुड बी इजिली ट्रांसपोर्टेड। ऐसी बात नहीं है। और ये कह रहा है क्या कि वो पसंद करते थे? नहीं। हाँ, अब बात क्या है कि चीपर, तो चीपर यहां पर कहीं किया ही नहीं गया है। वो इसलिए पसंद करते थे क्योंकि उनके जो टेक्सटाइल थे वो लाइट कॉटन थे, वो बड़े हल्के कॉटन के बने हुए होते थे। इसके कारण से उनको बड़ा आसानी होता था उस चीज को पहनना। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? बी। वॉट डिड द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर डू, कि क्या किया ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर ने टू कंपीट विथ इंडियन मैन्युफैक्चरर से, यानी उन्होंने जो कंपीट करना था, उस कंपीट करने के लिए ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? तो आपने साफ तौर पर देखा इस चीज को कि जैसे ये चीजें बढ़ने लगी, तुरंत क्या करते हैं कि दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू, यानी लेवी हैवी ड्यूटीज ऑन एक्सपोर्ट of Indian clothes. They pressurized the government to leave heavy duties on imported of Indian clothes. ठीक है, इसी दिया। दे लोअर्ड द प्राइसेस ऑफ ब्रिटेन, नहीं ये तो किया ही नहीं, ऐसा तो काम किया ही नहीं। अच्छा, इसमें 3 ही ऑप्शन दे रखा है। अब बात यहां पर यह है कि ये लगता है ना कि एक ऑप्शन जो है डिलीट कर दिया है। देखो 2 ऑप्शन ही है, हालांकि ए या बी में से ही होगा। उन्होंने क्या किया? प्रेशराइज किया अपने गवर्नमेंट को कि क्या करे कि उनके ऊपर हैवी ड्यूटीज को लगाएं। किस पर? एक्सपोर्ट करने पर, बाहर भेजने पर नहीं, इंपोर्ट करने पर। कि अगर कोई भी जाके अगर इंपोर्ट करता है तो उसके ऊपर क्या लगेगा? हैवी ड्यूटी। एक्सपोर्ट पर नहीं, इंपोर्ट पर लगा है। तो इसीलिए आंसर क्या होगा? बी। तीसरा आ जाइए। कह रहा है कि विच सोर्स इज साइटेड बाय द ऑथर टू, जो है, आर्ग्यू दैट इंडियन टेक्सटाइल वॉज इन ह्यूज डिमांड इन 18th सेंचुरी इंग्लैंड। कि ऐसा क्या, अगर मैं कहूं आपसे कि क्या ऐसे सोर्सेज हैं, मतलब अगर मैं कहूं आपसे कि ऐसे क्या सोर्सेज हैं जिससे ऑथर को यह लगता है कि आर्ग्यू करना, बहस करना, दैट इंडियन टेक्सटाइल वॉज इन ह्यूज डिमांड इन 18th सेंचुरी। आइए देखते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप इस प्रकार के आंसर ना, पता है सीडीएस के आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो थोड़ा बहुत लेवल तो रहेगा। अब ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझना इस बात को क्यों मैं कह रहा हूं। कह रहा है कि ऐसे कौन से सोर्सेज हैं, विच सोर्स, कौन सा सोर्स है, इज साइटेड मतलब होता है किसी चीज को बताना,
है ना, किसी चीज को कहना, जो कह रहा है ऑथर के द्वारा कि टू आर्ग्यू, इस बात पर बहस करना कि इंडियन टेक्सटाइल, कि भारतीय कपड़े जो हैं वॉज इन ह्यूज डिमांड, कि वो जो थे बहुत बड़े डिमांड में थे 18th सेंचुरी इंग्लैंड। अब इसके सोर्स क्या हो सकते हैं? क्या इसके सोर्स आर्काइवल सोर्स है? क्या इसका सोर्स कोई साइंटिफिक सोर्स है? क्या इसका सोर्स जर्नलिस्टिक सोर्स है? क्या इसका सोर्स लिटरेरी है? अब सुनना जरा। आर्काइव का मतलब होता है कि पुराने दस्तावेज के आधार पर, साइंटिफिक मतलब होता है साइंस के आधार पर, जर्नलिस्टिक का मतलब होता है जर्नलिज्म के आधार पर, न्यूज वगैरह की, और लिटरेरी सोर्स की बात यहां कर रहा है। जबकि आपने सबसे पहले ही देखा है कि द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवेल, अब बताओ नॉवेल की बात यहां की जा रही है, इसी कारण से नॉवेल की चर्चा यहां पर की गई, तो कहीं ना कहीं ये जो सोर्स दिखाने का काम कर रहा है नॉवेल, और उसी कारण से इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? द लिटरेरी सोर्स। देख रहे हो कितना प्यार से कितना घुमाया है इस क्वेश्चन का जवाब। समझ में आ गया कि उसने नॉवेल के बारे में बात किया। नॉवेल पढ़ते समय आपके दिमाग में कहीं आया भी नहीं होगा कि इससे भी सवाल बन सकता है, लेकिन यहां बन गया। यही चीज धीरे धीरे आप सीखते हो। पांचवा आ जाओ। कह रहा है कि न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजी इन द पैराग्राफ रेफर्स टू, बताइए कि नया और एडवांस टेक्नोलॉजी, कि जो आधुनिक, न्यू, और एडवांस का मतलब होता है जो पूरी तरीके से जो एडवांस टेक्नोलॉजी है। इन पैराग्राफ रेफर, आपने देखा यहां पर लास्ट में दिया है, देखो, अंटिल कब तक चला? जब तक नहीं, द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, यानी मतलब मिड 18 का मतलब मैंने बताया ना 1750 के आसपास। मैंने आपको अभी एक चर्चा भी किया था, 1769 के पास औद्योगिक क्रांति पूरी तरीके से चरम पर आ चुकी थी, वही है ना सेंचुरी। वेन द इंग्लिश टेक्सटाइल, कि जब इंग्लिश का टेक्सटाइल यानी विदेशी अंग्रेजी जो कपड़े हैं, इंडस्ट्री बिगेन, यहां इंडस्ट्री की बात कर रहा है कि नहीं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू हो गई, डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। एक बात मैं आपको साफ तौर पर बता रहा हूं बाबू, अंग्रेजी अकेले का कुछ नहीं है, कई सारे भाषाओं का प्रभाव इसके ऊपर रहता है, जो आपने यहां पर देखा है कि 70, मैंने इसके आंसर देखे भी नहीं थे, जो क्वेश्चंस मैंने देखे भी नहीं थे। होता क्या है ना कि बैक टू बैक क्लासेस होती है, सीधा लेके चले क्लास में ही जो सीखेंगे आपके साथ। अब देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में सबसे बेहतरीन चीज ये है कि देखो सीडीएस एग्जाम कराता है यूपीएससी, और यूपीएससी दबा के आपसे पूछता है क्या? जीएस। अब यहां पर जीएस की बात है, जब मैं इस बात को पढ़ा रहा था, मेरे दिमाग में एक चीज आया कि 1769 के पास जो है, 1769 के आसपास औद्योगिक क्रांति पूरी तरीके से चरम पर आ चुकी थी। भारत में देखोगे, जैसे आप कहोगे, मैं आपको एक और बात बताता हूं, 1769 के अंदर औद्योगिक क्रांति शुरू हुई अपने आप पर, ये लास्ट आते आते यानी 1790 के आसपास आते आते एकदम विदेश में सारे के सारी मार्केट भर दिए। अंग्रेजों ने औद्योगिक क्रांति की शुरुआत करके पूरी तरीके से भर दिया। टाइम आता है 1813 का चार्टर एक्ट, कहते हैं कि सामान बेचो, कहां बेचे? अपने यहां तो भर दिया पूरा मार्केट, विदेशों में बेचो। तो विदेशों में बेचने जाएंगे तो वहां पर तो ऐसा नियम है कि हमारे अलावा इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरी कंपनी वहां पर सामान बेच ही नहीं सकती है। बोला कौन कहता है? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहता है। तो कहा ठीक है, एक काम करो, चेंज करो। 1813 का जब चार्टर एक्ट आता है तो साफ तौर पर कह दिया क्या कि चेंज कर रहे हैं, अब कोई भी आके बेच सकता है। 1813 में इसी कारण से मोनोपोली को समाप्त किया गया। ठीक है, चीन और जो चाइना के साथ जो व्यापार है उसको खोला गया और चाय का व्यापार खोला गया, क्योंकि चाय से उनको दिक्कत नहीं था, क्योंकि चाय का मार्केट उतना था ही नहीं, इन कपड़ों का मार्केट बहुत बड़ा हो गया था। तो उसी की बात यहां पर की जा रही है। तो यहां पर इसका आंसर हम क्या कर देंगे बाबू? तो यहां पर कर देंगे द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन से तो इसका कोई लेना देना है नहीं, फ्रेंच रेवोल्यूशन तो अलग बात है। फ्रांस आजाद हो गया, मोनार्की को समाप्त कर दिया गया, वहां जनता का राज आ गया, डेमोक्रेसी की शुरुआत कर दी गई, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात है। द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, यानी जो रेवोल्यूशन इंग्लैंड के अंदर किए गए उससे तो कोई लेना देना है नहीं। यहां द बिगिनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म, जो कॉलोनियलिज्म की शुरुआत जब हुई उससे इसका क्या लेना देना है? कॉलोनी मतलब होता है कि अलग अलग जगहों पर कब्जा करना, अपनी कॉलोनी को स्थापित करना, वो है। यहां पर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण से ये जो न्यू और एडवांसमेंट जो टेक्नोलॉजी है उसका मतलब यही है, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक पार्ट है। तो ये आपका एक
कॉम्प्रिहेंशन था। देखो इतना टाइम आप दोगे ना तब आपको, देखो अभी नया नया हो ना, अभी टाबर हो, उंगली पकड़ के एकदम चलना सिखा रहा हूं, एक समय आएगा उड़ाते चलोगे, चिंता मत करो। और पहले दिन से सीडीएस का पेपर सॉल्व करवाने लगा, लिखा नहीं था लेकिन सीडीएस का पेपर था। मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि आप लोगों के मन में एक बात बैठ गया है कि मैं सर तो मैं सीजीएल की तैयारी करता हूं, मैं मुझे सीडीएस से कोई मतलब नहीं, सर मैं एमटीएस की तैयारी करता हूं, सीजीएल का क्वेश्चन ला क्या करूंगा। जबकि सच्चाई ये बात है, एमटीएस का तैयारी करने वाला अगर सीजीएल का क्वेश्चन उड़ाने लग रहा है तो फिर एमटीएस का क्वेश्चन फाड़ देगा, फूंक देगा, जला देगा। समझ में आया? आओ पीक्यूआरएस पर आते हैं। देखो कह रहा है कि फॉर लॉन्ग एंड द बैकबोन ऑफ इंडिया विल कंटिन्यू टू बी द सेम एग्रीकल्चर हैज बीन। बताइए, देखो ये पीक्यूआरएस है, पता है ना पीक्यूआरएस। यहां पर पढ़ो जरा, मैं अगर आपसे कहूं कि विल कंटिन्यू एक वर्ब है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होगी? नहीं सर, आर को हम काटेंगे, ऑप्शन ए नहीं है। दूसरी बात एक और देखो, मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है, एंड का प्रयोग जो हो रहा है, एंड का प्रयोग आखिरी में नहीं हो सकता, क्योंकि एंड तो जोड़ेगा ना किसी चीज को, यानी पी आखिरी में नहीं हो सकता। यहां आखिरी में है, यहां आखिरी में है, दुगो को काट दिया। दूसरी बात, यहां पर एस है, एस से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है कि एग्रीकल्चर हैज बीन क्या? फॉर लॉन्ग एंड, एग्रीकल्चर हैज बीन फॉर लॉन्ग एंड, यानी एस के बाद पी नहीं होगा। हाँ, एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ इंडिया, कि एग्रीकल्चर हमेशा से रहा है जो बैकबोन हमारे भारत का। फिर उसके बाद फॉर लॉन्ग एंड, लंबे समय से, एंड विल कंटिन्यू, जारी रहेगा, टू बी द सेम, ऐसा होना जारी रहेगा। तो आंसर हो जाएगा बी। अब पहले दिन से S1 S6 कराऊं, टेंशन काहे ले रहे हो? पहले ये तो करो, फिर S1 S6 लेके आऊंगा, कल ही ला दूंगा। टेंशन ना लो बबुआ, अब तुम्हारा टेंशन क्यों लेना है? आओ यहां पर पढ़ो एक बार, इस चीज को पढ़ो। सेम वही बात, इज है, नहीं होगा, है भी नहीं। RRPQ, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। यहां कह रहा है कि देखो यहां पर क्यू भी नहीं है, क्यू है ना, ये है एजेंडा इन एनी कंट्री, द क्राई ऑफ जनरल पब्लिक, नहीं। देखो यहां पर क्या कह रहा है कि अगर आप देखोगे आर वाला से जरा पढ़ के देखो एक बार, आर वाला पढ़ के देखो, कह रहा है कि पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एजेंडा इन एनी कंट्री इज जनरली ड्रिवन बाय द क्राई ऑफ जनरल पब्लिक। ड्रिवन बाय द क्राई ऑफ, यानी एस के बाद पी होगा। देखो एस के बाद पी है, पी के बाद एस नहीं, पी के बाद एस नहीं, एस के बाद पी क्यू से शुरू होगा नहीं, तो आंसर होगा ए। आंसर क्या होगा? ए। फिर से देखो बाबू, कह रहा है कि पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एजेंडा इन एनी कंट्री इज जो है जनरली ड्रिवन बाय द क्राई ऑफ जनरल पब्लिक। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए। अगला आओ, द इसेंशियल पावर द पावर, यानी अगर मैं कहूं आपसे, जरा इस बात को समझिए, कह रहा है कि देखो मैं हमेशा जब पीक्यूआरएस पढ़ाता हूं ना तो एक बात बताता हूं कि आप कोशिश करिए कौन सा आंसर नहीं होगा। जैसे यहां पर है कि द इसेंशियल पावर द पावर होगा, यानी आर के बाद एस नहीं होगा। अब देखो आर के बाद एस यहां पर है, काट दो, आर के बाद एस यहां पर है, काट दो। हाँ, एस आर, ठीक, मतलब तुरंत नहीं होगा, ये आगे थोड़ा बहुत हो सकता है, मतलब पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज द पावर हो सकता है, लेकिन पावर द पावर नहीं होगा। अब दूसरी बात है, एस कह रहा है कि द पावर टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट, और आर कह रहा है कि द इसेंशियल पावर, कि जो इसेंशियल पावर है ऑफ द गवर्नमेंट इज द पावर टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट बिफोर इट स्टार्ट्स। आंसर हो गया सी। पढ़ के ही आंसर आ जाएगा, एक दो ऑप्शन को काटोगे ना तो बच जाएंगे दो,
हाँ देखो आकांक्षा ने आंसर दे दिया है तीसरा सी। चलो यहां पर देखो, अ मेजोरिटी ऑफ द वोट द पार्टी डेट रिसीव्ड ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट टेक कंट्रोल। देखो कह रहा है कि द पार्टी, पी क्यू पी आर सब दिया है, मस्ट टेक कंट्रोल, मस्ट से शुरुआत होगा ही नहीं, ऑफ द गवर्नमेंट अ मेजोरिटी ऑफ द वोट, पी हो सकता है। अब देखो जैसे क्यू पढ़ लो, पहला ऑप्शन पढ़ लो कि द पार्टी डेट रिसीव्ड, द पार्टी डेट रिसीव्ड अ मेजोरिटी ऑफ द वोट मस्ट टेक कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, देखते ही हो गया। पी वाला देख लो एक बार, अ मेजोरिटी ऑफ वोट मस्ट टेक कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट द पार्टी डेट रिसीव्ड, ना, आंसर होगा ए। क्या कि द पार्टी डेट रिसीव्ड, कि वह पार्टी, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई भी है, आम आदमी पार्टी है, कि द पार्टी डेट रिसीव्ड, कि जो पार्टी जिसने प्राप्त किया है एक मेजोरिटी ऑफ द वोट, यानी वोट का एक बड़ा बहुमत, ठीक, मस्ट टेक कंट्रोल, वो जरूर से जरूर कंट्रोल स्थापित करेगा ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का, सत्ता का, आंसर हो गया ए। अगला आओ, धीरे धीरे बनेगा, बनाओ, 500 क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तो थोड़े बहुत ही हैं ये। आओ यहां पर कह रहा है क्या कि पी कैन एक्सप्रेस अ व्यू ऑन इन विच द एक्सक्लरेट अ पर्टिकुलर इशू ऑफ पब्लिक पॉलिसी, अ रेफरेंडम इज अ वोट। देखो सब्जेक्ट तो बन रहा है यही, सब्जेक्ट तो यही बन रहा है कि और, जैसे ए पढ़ के देखो, ये क्या कि अ रेफरेंडम इज अ वोट, यानी रेफरेंडम जो है कि वोट है, इन विच द इलेक्टोरेट कैन एक्सप्रेस अ व्यू ऑन अ पर्टिकुलर इशू ऑफ पब्लिक पॉलिसी, आंसर हो गया ए। और बाकी कोई बन नहीं रहा है। अ पर्टिकुलर इशू ऑफ पब्लिक पॉलिसी कैन एक्सप्रेस अ व्यू ऑन इन विच द इलेक्टोरेट अ रेफरेंडम इज अ वोट, ये सब्जेक्ट है, रेफरेंडम है, रेफरेंडम जो है एक वोट है, रेफरेंडम क्या है, एक वोट है, इन विच, जिसमें जो इलेक्टोरेट जो है वो एक्सप्रेस करते हैं एक व्यू को जो पर्टिकुलर इशू पर होता है, जो पब्लिक पॉलिसी को लेके। नेक्स्ट आइए, अब देखो दो तो ऑप्शन ऑप्शन सीधा सीधा काट दोगे, अगर मैं कहूं आपसे कि यहां पर देखते ही दो ऑप्शन कट जाएंगे, बताओ। जरा इस क्वेश्चन को देखना, तो कह रहा है आर कि हैज क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन मॉडर्न सोसाइटी बीन रिजॉल्व्ड और मेरली सप्रेस्ड, ठीक है। आर वाला कह रहा है सेम वही कि हैज क्लास कॉन्फ्लिक्ट बीन रिजॉल्व्ड, ठीक है, इन मॉडर्न सोसाइटी और मेरली सप्रेस्ड। पी कह रहा है कि इन मॉडर्न सोसाइटीज, कि जो यहां पर आधुनिक की बात कर रहा है, कि इन मॉडर्न सोसाइटीज हैज क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बीन रिजॉल्व्ड और मेरली सप्रेस्ड ना, क्योंकि यहां पर है कि इन मॉडर्न, जो दे रहा है कि इन मॉडर्न सोसाइटीज, तो मॉडर्न सोसाइटीज के साथ, इन मॉडर्न सोसाइटीज के साथ, तो फिर ये हैज कैसे लगेगा, क्योंकि ये तो पहली बात की ऑब्जेक्ट की काम, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो पी को काट दिया, और से सेंटेंस की शुरुआत होगी नहीं, अब यहां पर आर से शुरू हो रहा है। ये बड़ा रोचक का सवाल है, हैज क्लास कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा यहां पर देखो, ये क्या है ना कि सेंटेंस में से एक्सलरी वर्ब नहीं होता है, जैसे डज राम, तो वैसे ही ये क्लास यहां पर सब्जेक्ट है, क्या कि हैज क्लास कॉन्फ्लिक्ट, हैज क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन मॉडर्न सोसाइटीज, कहां पर, मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर, बीन रिजॉल्व्ड और मेरली सप्रेस्ड।
अगर देखा जाए कि जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट, मतलब क्लास कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हो गया कि भाई तुम ऊंची जाति के हो हाई क्लास, नीची जात का है लोअर क्लास, तो वही कह रहा है कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर या तो रिजॉल्व कर दिया गया है या उनको सप्रेस किया गया है। तो आंसर हो गया ए। अच्छा क्वेश्चन है ये। आइए यहां पर देखो, यहां एंड वेजिटेबल क्रॉप्स, एंड से तो होगा नहीं, आर हालांकि है भी नहीं, आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड, आर बीइंग से होगा नहीं क्योंकि वर्ब है, तो क्यू को काट दिया। अब बच गया है एस और एस। यहां पर क्या बच गया है, या तो एस या तो एस, दो बच गए हैं। कह रहा है कि हाइब्रिड वेराइटीज, अब देखो साफ तौर पर आप देख के ही आप इसका आंसर लगा सकते हैं, ठीक। कह रहा है कि हाइब्रिड वेराइटीज, अब एस के बाद पी यहां भी है, एस के बाद पी यहां भी है, कि हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ जो है सेवरल ऑफ आवर फूड, ठीक, एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिव जो है एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड। साफ हो गया। जैसे देखो इसको पढ़ के देखो एक बार, क्या कह रहा है कि हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स। नहीं, ये पढ़ के देखो कि हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड। आंसर हो जाएगा लाला डी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले सवाल का भी जवाब दे दो। रीजन फॉर एक्यूजेशन देयर शुड हैव बीन हु वाज इन चार्ज एट दैट टाइम अगेंस्ट द ऑफिसर। बताओ। देखो आर से शुरू है और पी एस है, क्यू से तो कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक। अब देखो कह रहा है कि हु वाज जो था इंचार्ज, एस से तो काट दिया पहले ही क्योंकि ये उसके बाद का बात बता रहा है कि जो इंचार्ज था एट दैट टाइम उस समय पर। पी कह रहा है अगेंस्ट द ऑफिसर, ये तो बाद की बात है, पहले तो होगा नहीं। सब्जेक्ट शुरू हो रहा है क्या कि देयर शुड हैव बीन, देयर शुड हैव बीन क्या है क्यू और पी। तो रीजन फॉर द एक्यूजेशन अगेंस्ट द ऑफिसर यानी आर क्यू पी। आंसर हो गया बी। ये उल्टा किया है कि देयर शुड हैव बीन, देयर शुड हैव बीन अगेंस्ट द ऑफिसर, यहां पर क्या है अगेंस्ट द ऑफिसर, फिर इस कह रहा हु वाज इन चार्ज एट दैट टाइम। नहीं, यहां पर देखो ये पूरा सेंटेंस पढ़ के देखो, मजा आएगा इसको पढ़ के, कि देयर शुड हैव बीन रीजन फॉर द एक्यूजेशन अगेंस्ट द ऑफिसर हु वाज इन चार्ज एट दैट टाइम, कि जो ऑफिसर है उस पर आरोप लगा है। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। ये आंसर क्या है बेटा बी। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। कह रहे कि पोएट्री इज एंड आइडियाज पावरफुल फीलिंग द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ। देखो यहां पर तो एक चीज मैं कहूंगा कि ये सवाल जो है ना बेटा, इन सवाल का आंसर जो आप ऐसे दे सकते हो कि सब्जेक्ट देखो, देखो यहां पर पी पी एस आर एंड से होगा नहीं तो क्यू दिया भी नहीं है, ठीक है। अब जरा देखिए, कह रहा है कि द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड आइडियाज पोइट्री इज। सब्जेक्ट यहां है पोइट्री इज, क्या है कि पोइट्री जो है पोइट्री इज। अब जैसे मान लो कोई पोइट्री आदमी कहता है, कहता क्या है, कह देता हूं एक शख्स को खुद में शामिल करने का इरादा कर बैठे थे, मोहब्बत जितना बस की थी उससे हम कहीं ज्यादा कर बैठे थे, कि तुम्हारा और मेरा बिछड़ना नागुजीर था ख्यालात, क्योंकि गजलों में हम खुद को राधा और तुम्हें कान्हा कर बैठे थे। तो ये क्या है पोइट्री। तो पोइट्री जो है यानी पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, यानी कि पोइट्री जो होता है वो स्वतः एक ओवरफ्लो होता है ऑफ क्या पावरफुल फीलिंग्स एंड आइडियाज। देख के आंसर हो गया डी। सभी ने आंसर दिया है डी। लाजवाब बेटा। ऐसे देखो पहले दिन में ये सुधार है, धीरे धीरे सोचो 50वें क्लास में क्या होगा आपका। ये तो अभी दूसरा क्लास है ना, एक ओरिएंटेशन हो गया था जिसमें एक पूरा सेट करा दिया, ये दूसरा हो गया आपका। सोचिए 50वें में क्या गर्दा मचाएंगे आप। चलो यहां पर आ जाओ। इज कॉल्ड, तो इज कॉल्ड आर को काट दो, काटने का काम करो। हु शेयर अ कॉमन कल्चर ना, तो यहां पर क्या है एस वाला भी नहीं, है ही नहीं। अब बच गया क्या अ ग्रुप ऑफ पीपल हिस्टोरिकल आइडेंटिटी एंड कॉमन डिसेंट। देखो कह रहा है क्या यहां पर कि हिस्टोरिकल आइडेंटिटी। अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको,
आप एक क्वेश्चन देखो कि यहां पर हमें तो ये तो पता है कि सेंटेंस जो है क्यू से शुरू होगा, पी से तो होगा नहीं। हमें दो ऑप्शन दिख रहा है क्यू क्यू वाला, लेकिन मुझे एक चीज पता है क्या दिखाई दिया इसमें, मुझे दिखाई दिया कल्चर, और कल्चर के बाद कॉमा है, यानी कल्चर के बाद लगा हुआ कॉमा ये चीख चीख के कह रहा है कि मेरे से अंत मत करो, मेरे से सेंटेंस का खत्म मत करो। यानी यहां पर एस से अंत नहीं कर सकते हैं तो बी को काट दिया, पी तो कट गया, यहां क्यू वाला है कि क्या है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर्स अ कॉमन कल्चर, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी एंड अ कॉमन डिसेंट इज कॉल्ड एन एथनिक ग्रुप। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया आपका, तो ये आपके 10 थे पीक्यूआरएस। आपने एक कॉम्प्रिहेंशन देख लिया, आप एक ने पीक्यूआरएस देख लिया, 10 पीक्यूआरएस हो गए। आ जाओ यहां पर एक क्लोज टेस्ट दिखाता हूं। कह रहा है कि एरियाज आर ऑल्सो नोन एज द कंट्री साइड और अ विलेज। कंट्री, रूरल, रूलर, सिटी, है ना। कह रहा है कि एरियाज, कौन से एरियाज? कंट्री एरिया, जिनको हम कंट्री के एरिया को, जिसको हम ये मतलब इस ऑल्सो नोन, यानी ये भी जानते हैं क्या कि वो कंट्री साइड होता है या एक गांव होता है, उसको हम कहते हैं रूलर नहीं रूरल। रूल करने वाले को रूलर कहते हैं। शहर होता है सिटी, कंट्री होता है देश, इसे कहते हैं रूरल। अर्बन और रूरल होता है। तो वही कह रहा है कि रूरल एरियाज आर ऑल्सो नोन एज द कंट्री साइड और अ विलेज इन इंडिया, कि भारत में उसको गांव या कंट्री साइड के नाम से जाना जाता है, रूरल एरियाज को। इट हैज अ वेरी लो पॉपुलेशन, बल्क, डेंसिटी, मास, थिकनेस, यानी पॉपुलेशन के साथ डेंसिटी आती है, फिक्स है। यानी आप कहते हो ना पॉपुलेशन डेंसिटी, हाई पॉपुलेटेड डेंसिटी है बिहार, तो वही चीज कहलाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो वही चीज क्या है कि जो इट हैज अ वेरी लो, यानी जहां पर गांव के अंदर बहुत घनी आबादी नहीं होती है, बहुत कम आबादी होती है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। इन रूरल एरियाज, कि जो एक तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, एग्रीकल्चर बोले तो खेती बाड़ी, देख लो धान की रोपनी शुरू हो गई है, इज द चीफ सोर्स, ये बड़ा ही चीफ मतलब मुख्य स्रोत होता है जिंदा रहने के लिए। एलॉन्ग विथ, उसके साथ साथ फिशिंग, मछली पालन, कॉटेज, पोइट्री, इटीसी। कॉटेज, इंडस्ट्रियस, देखो इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, नेस मतलब पन यानी मेहनतपन। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब होता है कि जो मुकेश अंबानी, ये सब क्या हो गए? इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यानी जो इंडस्ट्री को रन कराते हैं उसे इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं। इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रीज, ये दो चीज बच गया, तो क्या है? कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, अगला पोइट्री, ये सब जो है पोट्री, जो पोट्री है वो पोट्री मतलब पॉट, बर्तन उर्तन वाला, इटीसी। द टू डिस्कवर द रियल रूरल इंडिया स्टिल कंटिन्यूज इन ग्रेट अर्नेस्ट, कि द फ्लाइट, डिस्कवरी, रेसिस्टेंस और क्वेस्ट। फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान, डिस्कवरी मतलब होता है खोज, रेसिस्टेंस का मतलब होता है रोकना, क्वेस्ट मतलब होता है इच्छा, जिज्ञासा, है ना, उस चीज की बात कह रहा है कि द फ्लाइट टू डिस्कवर। देखो पहली बात तो यह है, यहां डिस्कवर दिया हुआ है तो द डिस्कवरी टू डिस्कवर नहीं होगा, द डिस्कवरी टू डिस्कवर नहीं होगा, और ना ही उस चीज को रोका जाएगा। फ्लाइट मतलब होता है उड़ान, उड़ान नहीं, जिज्ञासा, कि वास्तविक रूप से गांव क्या है, यानी जो क्वेस्ट है खोजने का रियल रूरल इंडिया को, अभी भी वो कंटिन्यू है, अभी भी वो जारी है। इन ग्रेट अर्नेस्ट, बड़े ही तीव्र इच्छा से, ऑलमोस्ट, लगभग, इकोनॉमिक एजेंसी, टुडे हैज अ डेफिनेशन ऑफ रूरल इंडिया, कि लगभग देखा जाए तो नन, कोई नहीं, एवरी, बोथ, ऑल। एवरी, ऑल नहीं होगा, क्या होगा? एवरी, मतलब प्रत्येक इकोनॉमी एजेंसी है। अगर यहां ऑल करोगे, अब देखो यहीं पर नियम काम करता है, अगर यहां पर ऑल करोगे, आप यहां पर बोथ करोगे, दो चीज है, एक है नन और एक है एवरी, यही दो हो सकता है। ओके, बोथ कर दिए और ऑल कर दिए तो पता है इसका रिजल्ट क्या होगा? कि बोथ और ऑल करने का मतलब यह है कि फिर यहां एजेंसीज करना पड़ेगा, बोथ इकोनॉमिक एजेंसीज, ऑल इकोनॉमिक एजेंसीज, ठीक है, क्योंकि दोनों है। अगर आप एक से अधिक करोगे, ऑल, और देखो ऑल है और ऑल के साथ यहां पर ऑल और बोथ जो है ये दोनों होते हैं प्लूरल, क्या है? प्लूरल है। ऑल होता है प्लूरल, ये भी सही है,
बोथ भी सही है, ऑल भी सही है, लेकिन अगला जो चीज दिया है इकोनॉमिक एजेंसी, यहां पर क्या है, ये एजेंसी है, एजेंसीज अगर होगा तो बोथ हो जाएगा, ऑल होगा तो एजेंसीज हो जाएगा, इसीलिए सिंगुलर चाहिए यहां पर, और सिंगुलर की बात करते हैं तो नन तो नेगेटिव कर देगा, इसीलिए एवरी को हम आंसर करेंगे। तो एवरी इकोनॉमिक एजेंसी हैज अ डेफिनेशन ऑफ रियल रूरल इंडिया। ठीक है, तो ये आपका आज का सेट है। उम्मीद है कि आपने इस चीज का लाभ बहुत बढ़िया से उठाया होगा। आज सेट 2 आपने बढ़िया से समझा है। ऐसे ही हर दिन आपसे मुलाकात होती रहेगी, तो बढ़िया से आप लोग हिम्मत बनाए रखिए, बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, और अच्छे खासे क्वेश्चंस आप बनाते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।